हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले कंसंट्रेशन टर्म हम लोग कर चुके हैं। सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लीजिए। क्या लीजिए? एक कंटेनर लीजिए, अपने घर पे ही प्रैक्टिकल करिए। उस कंटेनर में छोटा सा ही कंटेनर ले लीजिए, छोटा सा ही कोई भी वेसल्स ले लीजिए, और उसमें आप एक ग्लास वाटर डाल लीजिए। एक ग्लास वाटर डाल लीजिए, वाटर डाल लिए। अब आप क्या करिए, शुगर को अब उसमें डिजोल्व करिए, धीरे धीरे करके डिजोल्व करिए, धीरे धीरे करके डिजोल्व करिए। तो डिजोल्व करेंगे तो क्या दिखेगा कि एक ऐसा समय आएगा कि शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। उसके बाद आप कितना भी शुगर डालोगे डिजोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट अपने कैपेसिटी के अनुसार, यानी वाटर अपने कैपेसिटी के अनुसार शुगर को डिजोल्व कर लिया है। अब अगर शुगर को डालते हो तो शुगर डालने पे क्या होगा, वह नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जाके क्रिस्टलाइज हो जाएगा, यानी वो डिजोल्व नहीं होगा। तो मैं इस प्रैक्टिकल से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो सॉल्युबिलिटी टर्म है वो कहता है कि एक स्पेसिफाइड सॉल्वेंट पे, यानी एक फिक्स सॉल्वेंट पे, वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट ही डिजोल्व कर सकता है जितना उसकी कैपेसिटी होगी, जितना उसकी कैपेसिटी होगी। अगर उसके बाद सल्यूट को और ऐड करते हो तो वह डिजोल्व नहीं होगी। वही हमारा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बट इसके साथ हम टेम्परेचर को भी स्पेसिफाई करेंगे कि हम रूम टेम्परेचर पे ले रहे हैं कि हम टेम्परेचर दे रहे हैं। इस पे भी आपका सोल्यूशन प्रिपरेशन जो होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगा, वो डिपेंड करेगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो मैं लिखता हूं, इट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट that can dissolve that can dissolve in a specified सॉल्वेंट। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक वर्ड डाल दिया है, स्पेसिफाइड अमाउंट, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें स्पेसिफाइड सॉल्वेंट के लिए तो साथ में दो फैक्टर और वर्क करते हैं, वो टेम्परेचर और प्रेशर। एट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब प्रेशर कहाँ काम करेगा, थोड़ी सी सब्र रखिए, मैं आगे चल के अभी बताऊंगा। अब इसको समझने के लिए जो अभी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था ओरली, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सपोज कर लीजिए कि आपने यहाँ पे वाटर ही लिया है, वाटर लिया है, ये वाटर है। ठीक है। और मैं इसको बोल देता हूँ कि ये हमारा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट का नाम मैं दे देता हूं डी। अब मैं कहूं, अब मैं आपसे कहूं कि आप ये इसमें क्या करो, धीरे धीरे करके शुगर डिजोल्व करो, यानी सल्यूट डिजोल्व करो। सल्यूट और सॉल्वेंट तो पता ही होगा। तो मैंने यहाँ पे सल्यूट लिया, और सल्यूट में मैंने लिया शुगर, और इसका नाम मैंने दे दिया ए। सॉल्वेंट में मैंने ले लिया है वाटर। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप बताओ कि इसकी कैपेसिटी मान लो कि ये जो हमारे पास सॉल्वेंट बी है, बी को मैं मान लेता हूं कि ये 100 ग्राम। क्या है? सॉल्वेंट जो हमारा वाटर है वो 100 ग्राम है। और इसकी कैपेसिटी जो है, इसकी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी जो है शुगर डिजोल्व करने की,
शुगर डिजोल्व करने की कैपेसिटी है वो 32 ग्राम है। 32 ग्राम। ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हमारा मान लीजिए 100 ग्राम वाटर है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो 32 ग्राम शुगर डिजोल्व करने की कैपेसिटी है इस सॉल्यूशन में। ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूं कि ए हमारे पास 100 ग्राम है, ए भी हमारे पास 100 ग्राम है। अब इसमें मैंने डालना शुरू किया धीरे धीरे करके, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम ऐसे करके मैंने डालना शुरू किया। तो एक ऐसा समय आएगा जैसे ही 32 ग्राम यहाँ पे पहुंच चुका होगा, जैसे ही ये 32 ग्राम पहुंच चुका होगा, ये कंडीशन कहाँ होगा, एट, ये एट क्या होगा, स्पेसिफाइड पी पे एंड पी पे। ठीक। अभी मैं पी वाला फैक्टर भी बताऊंगा, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे मैंने क्या कर दिया, सल्यूट को मैंने क्या कर दिया, 32 ग्राम डिजोल्व कर लिया है पहले से। अब इनका जो सोल्यूशन बना है वो सोल्यूशन कैसा हो चुका है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के बारे में मैंने पहले भी बताया। ठीक है। अब इसके बाद अगर 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा डालते, अगर इसमें 1 ग्राम शुगर एक्स्ट्रा डालते हो तो शुगर क्या हो जाएगा, नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा नीचे जाकर। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? होता क्या है, ध्यान से देखना। एक्चुअली में जो 32 ग्राम ऑफ शुगर जो है डिसॉल्व हुआ है, तो वो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में अपना डिसोसिएट हो गए हैं। तो वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसमें मूव करते रहते हैं, ऑसिलेट होते रहते हैं। तो जैसे ही अब एक्स्ट्रा शुगर डालोगे, तो ये इनकी कैपेसिटी है 32 ग्राम, डिजोल्व हो चुका है। अब एक्स्ट्रा डालोगे तो जिस रेट से ये आएगा उसी रेट से क्या हो जाएगा, नीचे जाके क्रिस्टलाइज हो जाएगा। यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनको क्या कर देंगे, कोलाइड करके उनको बाहर कर देंगे। उनसे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे, फिर कहेंगे भैया तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम जाओ। तो जैसे ही इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल है अब एक्स्ट्रा डालोगे तो वो उनसे जाके टकराएंगे और उनको क्या कर देंगे, नीचे सेटल डाउन करवा देंगे, यानी उनको क्या बना देंगे, क्रिस्टलाइज बना देंगे, क्रिस्टलाइज करवा देंगे, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। अब ये रही बात हमारा सॉल्युबिलिटी की, कि मैक्सिमम अमाउंट अगर सॉल्यूट का डिसॉल्व करना है तो एक सॉल्वेंट का भी क्या होना चाहिए, अमाउंट स्पेसिफाइड होना चाहिए, और उसमें वो जो सोल्यूशन बनाएगा वो सैचुरेटेड होगा। वही जो केस होता है हमारा क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ये जो टर्म था ये सॉल्युबिलिटी है, ये जो टर्म था वो हमारा सॉल्युबिलिटी है। अब अगर मैं कहूं कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करिए, तो आपको ये चीजें पता है कि अगर हम किसी भी सल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस में हमारा जो सल्यूट डिसॉल्व होता है उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है, उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है। दूसरी चीज अगर मैं कहूं कि अगर उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया तो अब क्या होगा, टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर अब बढ़ा रहे हो, बाद में हम क्या कर दिए, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिए। टेम्परेचर बढ़ाओगे, वाटर मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो बीच का स्पेस भी बढ़ेगा। ठीक है। और जब बीच का स्पेस बढ़ेगा तब आप इसमें और शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे शुगर के केस में ले रहे हो क्योंकि ये एंडोथर्मिक होता है, ये जो सोल्यूशन बनाते हो एंडोथर्मिक होता है। अभी कैटलियस ली कैटलियस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग ये चीजें देखेंगे। ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं और बढ़ते हैं एक एक करके। अभी मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखवाऊंगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी लिखवाऊंगा। तो अब आते हैं कि सोल्यूशन जो हमारा होता है वो मेनली हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे इस सॉल्युबिलिटी के टर्म में, हम लेंगे सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, फिर लेंगे लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, फिर लेंगे क्या, हम लिक्विड के और गैस और लिक्विड सोल्यूशन, यही लेने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन की, हम बात करने वाले हैं सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन की। मैं इसको हटाऊंगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे मैं जो सोल्यूशन की बात करने जा रहा हूँ
वो पहला हमारा जो है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। एक चीज और मैं बता दूं, जो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसे डिसोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, उसे डिसोल्यूशन भी बोलते हैं। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसे डिसोल्यूशन भी बोलते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, एक चीज मैं और क्या बताना चाहूंगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं लाइक डिसॉल्व लाइक, ये चीजें याद रखिएगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये आपके कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब इस लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? जो सेम नेचर के होंगे वह डिसॉल्व होंगे। इट मीन्स अगर पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। इसका मतलब यही है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जिस नेचर का सॉल्वेंट होगा उसी नेचर का सल्यूट होना चाहिए तो वो डिसॉल्व होगा। ठीक है, ये लाइक और डिसॉल्व लाइक का मतलब है। अगर पोलर सल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर आपका नॉन पोलर सल्यूट है तो किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो आई थिंक थोड़ा सा इसके बारे में भी हम आइडिया ले लेते हैं, यहाँ पे आइडिया ले लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। जो हमारा नॉन पोलर सल्यूट होगा, नॉन पोलर सल्यूट, पोलर सल्यूट dissolve in non-polar solvent। यहां देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो नॉन पोलर सल्यूट होता है वो कहां पे डिसॉल्व होना पसंद करता है? नॉन पोलर किसमें? सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद करता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे अगर आपको एग्जांपल लेना है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया कि हमारे पास मान लीजिए कि CCl4 है, तो इसको आप किस में डिसॉल्व कर सकते हो? बेंजीन में। देखो ये भी, इसका म्यू जो होता है जीरो होता है, इसका जो म्यू होता है जीरो। अब म्यू का मतलब जो डाइपोल मोमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो डाइपोल मोमेंट जिनका जीरो होगा वो हमारे क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। और जो नॉन पोलर होते हैं वो कहाँ पे डिसॉल्व होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे चलता हूं, अगला मैं ले लेता हूं यहाँ पे। अगला जो चीजें सीखने वाली है वो हमारा क्या है? जो पोलर सल्यूट होंगे, जो पोलर सल्यूट वो कहां पे डिसॉल्व होंगे? डिसॉल्व इन, ध्यान से देखिएगा, डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ये हमारा पोलर सॉल्वेंट है। अब देखो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, इसका एग्जांपल लूं तो मैं ले लेता हूं, ये देखो CO2 हमारा क्या है? CO2 हमारा क्या है? हमारा CO2 जो है वो कैसा है? पोलर है। तो ये किस में डिसॉल्व हो जाएगा? वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो पोलर होगा वो पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक है, जो नॉन पोलर होंगे वो कहां पे डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, CO2 H2O। ठीक है, और भी चीजें ले लेते हैं, और भी चीजें हम ले सकते हैं। जो पोलर होगा वो पोलर में डिसॉल्व होगा, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कि NaCl जो है वो किसके साथ जा रहा है? H2O के साथ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारा लाइक डिसॉल्व लाइक, इट मीन्स पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। अब हम आगे चलते हैं और ये टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास है सॉलिड लिक्विड का, उसको हम देखते हैं। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा गैस लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि गैस लिक्विड सॉल्यूशन का यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देखना जरूरी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की मैं जो बात करने जा रहा हूं वो मैं ये बताने जा रहा हूं कि सॉलिड में आपका सल्यूट होगा, ध्यान से देखिएगा, जो सल्यूट होगा यहाँ पे, जो सल्यूट होगा वो कैसा होगा? वो आपका होगा सॉलिड, वो होगा आपका सॉलिड। सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो कैसा होगा? आपका लिक्विड,
लिक्विड है। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे हमने एक वर्ड बोला कि अगर यहाँ पे सल्यूट की मैं बात कर लूं तो सल्यूट अगर पोलर है तो पोलर में यानी वाटर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैम्फर हो सकता है। कैम्फर समझ रहे हैं ना, कपूर हो सकता है। कपूर को आप क्या कर लो, क्लोरोफॉर्म उसमें ले लो, बेंजीन में ले लो, C6 में। ठीक है, इसमें भी ये डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर जो होंगे नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, पोलर जो होंगे पोलर में डिसॉल्व होंगे। तो अब यहाँ पे सॉलिड लिक्विड का सोल्यूशन, जैसे हम ये चीजें पढ़ चुके हैं कि हमारा जो सॉल्युबिलिटी होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कहाँ पे डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट में एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ये भी हम जान रहे हैं कि ये दोनों क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं। तो सोल्यूशन बनाने के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए, अगर ये पोलर है तो ये भी पोलर होना चाहिए। अगर ये मान लो कि ये पोलर है, ये क्या है, पोलर है, और ये क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, अगर हमारे पास कैम्फर ले ले और वाटर में मिक्स करे, नेप्थलीन ले ले वाटर में मिक्स करे, क्या वो डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। तो सिंपल सा ये फंडा है कि ये अगर पोलर होगा तो ये भी पोलर है। ठीक है, तब जाकर हमारा क्या होगा, सोल्यूशन बनेगा। तब जाकर हमारा क्या होगा, सोल्यूशन बनेगा। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे मैं कहूं कि ये हमारे पास सल्यूट है जो कि सॉलिड है, और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है जो कि हमारा क्या है, लिक्विड है। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, ये सोल्यूशन बनाएगा। ये क्या बनाएगा, सोल्यूशन। अब ये कहने का मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम का साइन लगाने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो मैंने इक्विलिब्रियम का साइन क्यों लगाया है, आइए चीजों को मैं बताता हूं। सपोज करिए कि आपने सॉलिड सल्यूट लिया, जो सॉलिड के केस में है कोई दिक्कत नहीं, और ये हमारा लिक्विड का केस है, लिक्विड का केस है। सॉल्वेंट की कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट अपने मैक्सिमम यानी अपने कैपेसिटी के अनुसार सल्यूट को डिसॉल्व करना। सपोज करो कि आपने क्या किया, सॉलिड का अमाउंट बढ़ा दिया। किसका अमाउंट बढ़ा दिया, सॉलिड का अमाउंट बढ़ा दिया। किसका अमाउंट बढ़ाया आपने, सॉलिड का अमाउंट बढ़ाया। और जैसे ही सॉलिड का अमाउंट आपने बढ़ाया तो क्या सॉल्वेंट उसको डिसॉल्व कर पाएगा, नहीं। जैसे उसका अमाउंट बढ़ेगा तो जैसे ही सोल्यूशन जो है ना रिवर्स हो जाएगा, यानी सल्यूट को क्या कर देगा, वापस भेज देगा, सल्यूट को डिसॉल्व नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट जो है ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व कर चुका है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं। सिंपल सा फंडा है कि सल्यूट का अगर अमाउंट बढ़ाते हो तो ये उसको डिसॉल्व नहीं करेगा, उसको रिवर्ट कर देगा, उसको छोड़ देगा, क्योंकि सॉल्वेंट अपने कैपेसिटी के अनुसार डिसॉल्व कर चुका है। अब देखो, जो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा यानी छोटे छोटे पार्टिकल में डिसोसिएट हुए होंगे, तो आप सल्यूट और ऐड करोगे तो जो सल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं वही सल्यूट उनसे कोलाइड होकर क्या करेंगे, उसे वापस भेज देंगे। इसीलिए रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये किस में रहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब दूसरी चीज हमें क्या समझना है, देखो सॉलिड और ये सॉलिड हमारा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। इस केस को जो सोल्यूशन बनाता है, सोल्यूशन जो बनाता है, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। एक और चीज याद रखना, इसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ये था हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अगर मैं कहूं फैक्टर की इनकी बात कर लिया जाए, फैक्टर की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा, हमें ये देखना होगा जो सोल्यूशन है हमारा वो एंडोथर्मिक की तरह बिहेव कर रहा है कि एक्सोथर्मिक की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, कुछ सल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो हीट क्या करता है, जनरेट करता है, तो हमारा ऑब्वियसली क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है।
कुछ ऐसे होते हैं जिन सल्यूट को डालते हैं और उसे बाहर से हीट देना पड़ता है डिजोल्व करने के लिए, वो हमारे क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे फॉलो करवाएंगे ली कैटलियर्स प्रिंसिपल। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ली कैटलियर प्रिंसिपल। अब ये क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका जो सॉल्यूशन है डेल्टा एच, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, डेल्टा एच सॉल्यूशन वो क्या है, 0 से छोटा है। अगर डेल्टा एच सॉल्यूशन जो है वो, ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, वो नेगेटिव में है, यानी 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव में, यानी ये क्या है, नेगेटिव में डेल्टा एच है। इट मीन्स, इट मीन्स क्या हो जाएगा, मीन्स सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए, तो यहां पे क्या होगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो, किसको बढ़ाते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, देन क्या होगा, देन क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। यानी अब अगर मान लो कोई भी सॉल्यूशन है, वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है, और आप बाहर से हीट देना शुरू करोगे ना, तो सल्यूट और ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसको यहां पे मैं बताता हूं थोड़े से जगह में। सपोज कर लो कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये ये जो हमारा सोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है। इसको समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये है एक्सोथर्मिक, ये है एक्सोथर्मिक। अगर मैं कहूं कि इसमें आपने सल्यूट डिसॉल्व किया, सल्यूट 25 डिग्री पे ये मैक्सिमम, मान लीजिए 5 ग्राम, 5 ग्राम में 20 ग्राम ले लेते हैं, 20 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये सॉल्वेंट जो है ना 20 ग्राम सल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है और हीट को रिलीज कर रहा है। अब आप इसको बाहर से हीट दोगे, अगर बाहर से हीट दोगे तो ये 20 ग्राम डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी हीट को रिलीज कर रहा है, और नीचे से और हीट लगाओगे तो इसकी जो सल्यूट होगा उसका अमाउंट हो सकता है 10 ग्राम हो जाए, हो सकता है 5 ग्राम हो जाए। अब ये चीजें दिमाग में सेट कर लेनी है कि जो एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ऑलरेडी हीट निकालते हैं, और जो हीट रिलीज करता है वो हमारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होगा। और एक्सोथर्मिक पे अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को देते हैं तो सॉल्युबिलिटी उसकी घट जाती है। ये चीजें दिमाग में सेट रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और दूसरा हम कौन लेते हैं, दूसरा अगर मान लीजिए सोल्यूशन हमारा एंडोथर्मिक है, तो सोल्यूशन अगर हमारा एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, मैं इसको हटाता हूं। अब मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं कि ये तो पहला पॉइंट था, ये दूसरा कर लीजिएगा उत्तर, कि अगर हमारा सोल्यूशन जो है, अगर हमारा सोल्यूशन है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होने का मतलब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 0 से बड़ा है, यानी उसमें हीट रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा इंडोथर्मिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, इंडोथर्मिक सॉल्यूशन। और इंडोथर्मिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आइए सीखते हैं। और इंडोथर्मिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि अगर आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन को बना रहे हो, अगर सॉल्यूशन को बना रहे हो
तो वो सोल्यूशन बनने के लिए हीट को फेवर कर रहा है, टेम्परेचर को फेवर कर रहा है, यानी उसको टेम्परेचर दोगे तो और से अधिक क्या कर सकता है, सल्यूट को डिजोल्व कर सकता है। उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। तो अगर यहां पे मैं बात करूं, सपोज करिएगा इसको समझने के लिए कि मेरे पास यहाँ पे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये वाटर है और वाटर का अमाउंट कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम है। नॉर्मल टेम्परेचर पे सपोज कर लो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसमें 32 ग्राम शुगर को डिजोल्व किया था, 32 ग्राम ऑफ शुगर आपने डिजोल्व किया था। अब थोड़ा सा सोचिए, ये जो हमारा शुगर डिजोल्व हुआ, अब मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर दे रहा हूं। अगर मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी ये 32 ग्राम से अब हो सकता है 44 ग्राम डिजोल्व करे। क्यों, क्योंकि जो शुगर जा रहा है इसके अंदर, उसे हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो रही है, टेम्परेचर मिल रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ते जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है, और बढ़ते जा रही है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि मैं टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊं, देन क्या होने वाला है, देन क्या होने वाला है, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी बढ़ने का मतलब अमाउंट ऑफ सल्यूट और डिसॉल्व होने लगेगा सॉल्वेंट, उसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट और अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये ली कैटलियर्स प्रिंसिपल पे था। अब बात आती है प्रेशर का। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, यहां पे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट अगला जो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन पे। ठीक है, सॉलिड लिक्विड तो हो गया, लिक्विड गैस, गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन पे यहां पे हम बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वो तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। कहां पे इफेक्ट नहीं होगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पे, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें एक बार फिर से देखिएगा, ये क्लियर हो जाएगा, आप इसे कर लो। फिर मैं अगला लेता हूं, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, जो बहुत ही काम का है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लेते हैं गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, हम लेने वाले हैं, यहां से लेते हैं थोड़ा सा नीचे, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। एक चीज जान लीजिएगा, अगर हम बात करें, जैसे हम ली कैटलियर्स प्रिंसिपल की बात कर रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर सोल्यूशन का इंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर दोगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी घटेगी। अगर वही काम किसके लिए कर रहे हो, शुगर के लिए और वाटर के लिए कर रहे हो, तो वो आपका सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि वो इंडोथर्मिक सोल्यूशन है। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने जा रहे हैं गैस और लिक्विड सोल्यूशन। अब मैं कैटलियर प्रिंसिपल की मैं बात क्यों किया हूं, देखो, जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो गैस का लिक्विड में डिजोल्यूशन करे, डिजोल्वेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है। हमेशा क्या होता है,
एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इसको टेम्परेचर देकर देखो तुरंत सारी गैस क्या होंगी, दूर हो जाएंगी। तो आइए चीजों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी देख लेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर दोगे तो गैस को डिजोल्व करने में दिक्कत होगी, ठीक। तो आइए इन चीजों को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि हम लिख दें यहाँ पे ऑल गैसेस, देखो सभी गैसेस की मैं बात कर रहा हूं, सभी गैसेस की मैं बात कर रहा हूं, कैन बी डिजोल्व, कैन बी डिजोल्व। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस को डिसॉल्व करने के लिए हमें ऊपर से क्या करना होगा, प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा। किसको अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर को अप्लाई करना होगा। कहां पे, इन लिक्विड, इन लिक्विड, इन अ लिक्विड अप टू लार्जर और स्मॉलर एक्सटेंट, अप टू, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अप टू लार्जर और स्मॉलर एक्सटेंट। अब लार्जर और स्मॉलर एक्सटेंट की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ चीजें हम लेंगे यहाँ पे, फिर समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं कहूं कि आपके पास यहाँ पे, ये मैं क्या करता हूं, ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास। ऑब्वियसली इसको बंद करना पड़ेगा अगर गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो गैस सारा क्या होता है, बाहर ही चला जाएगा। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया है, एक हॉरिजॉन्टल टाइप का है, एक वर्टिकल टाइप का है, ठीक है। ऐसे देखिएगा, मैं यहां पे कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो दिख रहा है ना, ये गैस है, ये गैस है, ये जो दिख रहा है वो है आपका लिक्विड। क्या गैस की अगर हम बात करें तो गैस कैसा मूवमेंट करता है, रैंडम मूवमेंट, रैंडम मोशन करता रहता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो क्या ये गैस अपने आप ऑटोमेटिक इसमें डिसॉल्व होगा, एक बार जस्ट सोच कर देखो, क्या ये ऑटोमेटिक इसमें डिसॉल्व होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर मैं कहूं कि ये ऐसे छोड़ो तो कुछ अमाउंट मान लो कि ना के बराबर डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर देने की वजह से इनके अंदर हीट बढ़ेगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो गैस ऑलरेडी क्या होगा, गैस ऊपर की तरफ भागने लगेगा। एक तो ऑलरेडी ये ऊपर साइड में है, जैसे ही टेम्परेचर दोगे ये ऊपर की तरफ और क्या करने लगेगी, जाने लगेगी, और इनके भी तो मोलिक्यूल गैस में वेपराइज होने लगेंगे। बात समझ रहे हैं। तो टेम्परेचर देने पर सॉल्युबिलिटी हमेशा घटेगी। किसकी बात हो रही है, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। बट एक कॉन्सेप्ट और यूज करवाता हूं, फिर आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए। सपोज कर लीजिए मैं इसको हटा दे रहा हूं और यहां पे एक सेटअप तैयार कर रहा हूं, यहां पे मैं एक सेटअप तैयार कर रहा हूं। यहां पे मैं एक पिस्टन लगा देता हूं, ये मैंने लगा दिया पिस्टन, पिस्टन लगा दिया। पिस्टन पे कुछ भी अगर वेट नहीं रखे हैं, अभी तक कोई वेट नहीं रखे हैं, तो अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर सेम है। मैं इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं W1, ऊपर से वेट लगा रहा हूं तो ऑब्वियसली क्या करेगा, प्रेशर तो लगाएगा। तो कुछ अमाउंट इसके अंदर डिसॉल्व होंगे। अगले कॉन्सेप्ट में, अगले कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया, अगले डायग्राम में मैंने क्या कर दिया, प्रेशर को और बढ़ा दिया। जैसे ही प्रेशर को मैंने बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ाया W1, W2, W3,
ऊपर से जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो ये क्या हो गया, इसमें इसका अमाउंट कुछ ज्यादा हो रहा है, यानी सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ रही है। प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट रही है। ये दोनों चीजें आपको मैंने दिखा दिया। अब आइए इनके फैक्टर को देखते हैं, और इसी में एक टर्म आता है हेनरी लॉ, उसको देखेंगे। हेनरीज का लॉ क्या कहता है उसकी बात करेंगे, फिर ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्लास में राउल्स का लॉ लेंगे। आइए इसको हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम इनके फैक्टर की बात करते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ solubility in गैस लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब ये सारी चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ सल्यूट की। तो यहां पे एक चीज और, जो सल्यूट होने वाला है वो गैस होने वाला है, जो सॉल्वेंट होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, लिक्विड होने वाला है। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, सल्यूट हमारा गैस है। तो अगर इस गैस को इस लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है तो हम यहाँ पे सल्यूट के भी नेचर को देखेंगे। ठीक है, सल्यूट के नेचर को देखेंगे। सल्यूट का नेचर अगर इजिली लिक्विफाई हो रहा है, इसका नेचर ऐसा है कि ये इजिली लिक्विड में क्या हो रहा है, लिक्विफाई हो रहा है, देन इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और इजिली लिक्विफाई होने का मतलब क्या होता है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा। और जिसका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वह इजिली लिक्विफाई होता है। किसकी मैं बात कर रहा हूं, कोई भी गैस जिसका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो बड़े आसानी से क्या होता है, लिक्विफाई होता है। अगर वो लिक्विफाई हो रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी लिक्विड में क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहला हेडिंग। पहला इसके अंदर हेडिंग हम जो देखने जा रहे हैं, पहला वो हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, तो नेचर ऑफ सल्यूट। और सल्यूट क्या है आपको पता है, गैस। हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो नेचर ऑफ सल्यूट की बात करने वाले हैं। और नेचर ऑफ सल्यूट की अगर हम बात करें तो जो हमारा गैस इजिली लिक्विफाई होगा, यानी हम लिख सकते हैं जो गैस इजिली लिक्विफाई होगा, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे इजिली लिक्विफिएबल, जो इजिली लिक्विफाई होगा का मतलब हाई हाई इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, लिक्विफिएबल का मतलब मैंने क्या लिख दिया है, हाई इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन। हमारा कहने का मतलब जो गैस इजिली लिक्विफाई होता है, यानी उन गैस के मोलिक्यूल के बीच में हाईली क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। जो गैस जितना आसानी से लिक्विफाई होता है, इसका मतलब वो लिक्विफाई होने के पीछे का रीजन एक ही है, ये गैस का मोलिक्यूल इस गैस के मोलिक्यूल से इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन रख रहा है, तभी वो आसानी से लिक्विफाई हो रहा है। लिक्विफाई का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये गैस के मोलिक्यूल है, ये गैस के मोलिक्यूल है, रैंडम बहुत दूर दूर है। अगर इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ा, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, हाई इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, अगर इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ा तो इजिली लिक्विफाई हो जाएंगे। और इजिली लिक्विफाई होने की वजह से इसका क्या होगा, हाईली यानी हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। क्या होगा, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लिक्विफिएबल गैसेस, गैसेस
गैसेस, इसका मतलब अगर इजिली लिक्विफिएबल है, गैस है कोई, तो उसका क्या होगा, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। क्या होगा, हाई हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होगा, रीडली डिजॉल्व इन वाटर। क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं यहां पे, रीडली आइए आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा उसको देखते हैं। अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो ऑब्वियसली अभी पीछे मैंने पिस्टन लगाया था, कुछ वेट बढ़ाया था, तो वहां से आपको ये चीजें आइडिया लग जाएगी कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा, जो प्रेशर बढ़ाएंगे जैसे ही सॉल्युबिलिटी आपका गैस की बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। ये चीजें मैं प्रूव कर चुका हूँ, पीछे जो पिस्टन बनाया था ऊपर से मैं प्रेशर लगा रहा था, वेट नंबर 1 रखा था, वेट 2 3 रखा था, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी। इट मींस व्हाट, कि प्रेशर जब भी आप इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है। इस पे एक लॉ दिया गया है, हेनरीज लॉ। तो आइए उस लॉ की मैं बात करूं यहाँ पे, हेनरीज लॉ की मैं बात करूं, ये है हेनरीज लॉ। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे ही टोटली बेस्ड है, और ये आपके डेली लाइफ में इसके एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, ये चीजें याद रखिएगा। और ये जेई में पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और स्कूल में भी बहुत सारे जो एग्जाम हुए हैं बोर्ड के सीबीएसई में, वो पूछे गए हैं। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम या स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम है उसमें भी ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो बाकी ओलंपियाड्स वगैरह में तो पूछता ही है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हेनरी लॉ की बात करते हैं। हेनरी लॉ की अगर हम बात करें तो हेनरी लॉ क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम पी को बढ़ाएं तो मास ऑफ गैस, जो मास ऑफ गैस होगा वो बढ़ेगा। किस में बढ़ेगा, किस में बढ़ेगा, डिजोल्यूशन, डिजोल्व होगा और ज्यादा डिजोल्व होगा। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं कहूं यहां पे मास ऑफ गैस जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी होता है। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा इधर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे मास ऑफ गैस सोल्यूशन में बढ़ेगा, मास ऑफ गैस सोल्यूशन में बढ़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, मास ऑफ गैस, ये देखिएगा, मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। अब इसको समझने के लिए कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। जैसे ही अब देखो इसमें मान लो कि भी 2-3 ग्राम गैस डिजॉल्व है, 2-3 ग्राम, मान लो 2-3 ग्राम भी तो ज्यादा हो जाता है। आप इसमें और प्रेशर डाल रहे हो तो ये गैस और इसमें क्या होगा, डिजॉल्व होगा, यानी इसका मास डिजॉल्व होगा। अगर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी है तो ऑब्वियसली मोल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी होगा। अगर मास बढ़ रहा है तो मोल भी ऑब्वियसली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इस मास को मैं मोल से अगर कर दूं कि ये मोल के टर्म ले लीजिए, तो मोल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पी होगा। मोल भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी होगा। अगर मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी है तो मैं ये भी बोल सकता हूं जो मोल फ्रैक्शन है, ध्यान से देखिएगा, जो मोल फ्रैक्शन है वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी होगा। ये मोल फ्रैक्शन किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की बात कर रहा है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पी होगा।
ठीक है। अब बात आती है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो साइन दिख रहा है उसको हटाने। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अगर मैं इसको हटाऊं तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन जो गैस का है, जो गैस का है वो हटेगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे एक साइन आएगा के। ये के क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। अब देखिए ये क्या हो गया? पी। देखो यहाँ पे एक टर्म और मिलता है हेनरी कांस्टेंट। ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है। हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ये देखिएगा, हेनरीज कांस्टेंट नहीं है, ये हेनरीज कांस्टेंट नहीं। तो हेनरी कांस्टेंट क्या कब होगा? इस के को मैं इधर ला रहा हूं, इस के को मैं इधर ला रहा हूं, इस के को मैं इधर ला रहा हूं, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं। तो मैं जैसे ही के को इधर लाऊंगा तो ये बनेगा पी 1/k, और ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ध्यान से देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट का रेसिप्रोकल जो होता है वो भी कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट का कांस्टेंट में इनटू क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट का कांस्टेंट से डिवीजन भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ देखो, यहाँ देखो कांस्टेंट दिख रहा है, मैंने इसको इधर भेजा तो 1/, यानी रेसिप्रोकल में हो गया, तो एक नया कांस्टेंट बन गया। क्या बन गया? न्यू कांस्टेंट बना। और इसी न्यू कांस्टेंट को हम बोलते हैं के एच, यानी पी इक्वल टू लिख सकते हैं के एच और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और इस के एच को हम बोलते हैं क्या? हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं इसको, यानी हेनरी का कांस्टेंट है ये। और ये देखिएगा हर गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होता है, ये चीजें दिमाग में सेट रखना है। हर गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होता है, ठीक है। हर गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? अलग अलग होती है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या डिपेंड करता है? ये देखो, ये डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ गैस पे। नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ भी ये क्या करता है? डील करता है। ध्यान से देखिएगा, इसको आप करिए, फिर मैं अगले स्लाइड पे इसको मिटा के मैं बताता हूँ। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। यही हेनरी इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा। जो प्रेशर होता है, ये मेन दिख रहा है, या 1/k लिखो या के एच लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। के एच पे हम लिखते क्यों है? क्योंकि यही हेनरी कांस्टेंट है। यही इक्वेशन जो है आपके बुक में दिया रहता है। जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और के एच हेनरी कांस्टेंट उसके क्या होता है? मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूं के एच की मैं बात कर लूं तो के एच डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ गैस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। अब नेचर ऑफ गैस, हर गैस का नेचर अलग अलग होगा, हर गैस का नेचर अलग अलग होगा, तो ऑब्वियसली के एच की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। तो के एच की अगर हम बात करें, तो के एच की बात करें। और एक चीज और, यहाँ से अगर देखें, यहाँ से अगर मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन अगर देखें यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगी? P/KH। अब देखो, अगर के एच की वैल्यू बढ़ी तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा इट मीन सॉल्युबिलिटी कम होगा। ध्यान से देखना, के एच की वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। समझ रहे हैं? के एच वैल्यू डिफर फॉर डिफरेंट डिफरेंट गैस, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए, के एच की वैल्यू अगर बढ़ेगी, के एच की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और प्रेशर कम होने से क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम होने की वजह से क्या होगा?
सिंपल सा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, हायर वैल्यू ऑफ के एच, देन क्या हो जाएगा, लेशर लेशर विल बी solubility of gas, solubility of gas। ठीक, केएच की वैल्यू क्या होता है, जितना बड़ा होगा तो लेसर विल भी क्या होगा, solubility ऑफ गैस। ठीक है, केएच वैल्यू डिफर फॉर डिफरेंट डिफरेंट गैस, डिफरेंट गैस। ठीक है, केएच वैल्यू डिफर फॉर डिफरेंट गैस। ठीक है, अगर हर गैस की मैं बात करूं, हर गैस अलग अलग है, O2 का केएच कुछ और होगा, CO2 का केएच कुछ और होगा, सबकी केएच की वैल्यू कुछ न कुछ क्या होगी, एक दूसरे से डिफर होगी। इसलिए केएच का वैल्यू, किसी गैस के लिए केएच का वैल्यू कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, किसी गैस के लिए केएच की वैल्यू कांस्टेंट है। अब ये नहीं कि सारे गैस के लिए केएच की वैल्यू एक ही रहेगा, हर गैस के लिए केएच का वैल्यू क्या है, कुछ अलग अलग। ये चीजें दिमाग में सेट रखनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सिंपल देखिएगा, यहाँ पे ये बॉक्स बना लीजिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केएच की वैल्यू बढ़ेगी, तो केएच की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम होगा। ये बॉक्स में बना दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो क्या देखने को मिल रहा है, केएच की वैल्यू बढ़ रही है, केएच की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सिंपल सा फंडा देख लेना यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ लिमिटेशन लगा लेते हैं, लिमिटेशन लगा लेते हैं। लिमिटेशन क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल फॉर एट हाई प्रेशर। बहुत हाई प्रेशर लगा दोगे उस पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, उस पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा, इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो चीजें पढ़ रहे हैं ये हमारे डेली लाइफ में किस काम का है, क्या रीजन है, क्यों पढ़ते हैं, तो आइए चीजों को समझते हैं। एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं इसका। चलिए आइए एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तीन एप्लीकेशन हम लोग मेनली पढ़ेंगे, एक कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे स्क्यूबा ड्राइवर की, एक और बात करेंगे हाई एल्टीट्यूड की या माउंटेन क्लाइंबर। ठीक है, इन तीनों को हम एप्लीकेशन में ज्यादातर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कार्बोनेटेड ड्रिंक, जैसे समर आता है, गर्मी आता है, बहुत ज्यादा आप क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सोडा वाटर यूज करते हो, सोडा वाटर हो या कोल्ड ड्रिंक हो या कार्बोनेटेड ड्रिंक का मतलब जिसमें CO2 डिजोल्व हो। तो CO2 कैसे डिजोल्व होता है, देखते हो, CO2 डिजोल्व किया जाता है, प्रेशर पे डिजोल्व किया जाता है। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है CO2 का डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन का डिजोल्वेशन जो होता है बढ़ने लगता है, डिजोल्वेशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जो हमारा CO2 होता है इन कार्बोनेटेड ड्रिंक, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक contain CO2 at हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, उसमें प्रेशर हाई रख के उसको डिजोल्व किया जाता है। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता दूं,
जब प्रेशर को बढ़ाते हैं, जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़, तभी तो कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो ऐसा लगता है ना कि कितना मजा आ रहा है। ठीक है, ये CO2 की वजह से होता है। वही CO2 जब निकल जाता है फिर उस कोल्ड ड्रिंक को यूज करते हो, जैसे एक कोल्ड ड्रिंक पिया आपने, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक लिया और उसको खुला छोड़ दिया कुछ समय बाद, फिर वो उसने आपको क्या कर दिया, आपने उसको कसा, फिर फ्रिज में रख दिया, फिर कूल किया, फिर पिया, तो उस समय टेस्ट जो होगा ना बस ऐसा लगेगा शरबत टाइप का है। लेकिन जब CO2 मिक्स कर दिया जाता है, उसमें CO2 मिला दिया जाता है, तो उसका जो टेस्ट होता है बढ़ जाता है। ठीक है, CO2 के लिए, ठीक है, जल्दी चिल्ड भी होता है CO2 की वजह से। तो इन कार्बोनेटेड ड्रिंक कंटेन CO2 एट हाई प्रेशर, और प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। ये चीजें आपको पता है। पहला एप्लीकेशन कार्बोनेटेड ड्रिंक पे। आइए स्क्यूबा डाइवर्स की अगर मैं बात करूं, तो स्क्यूबा डाइवर्स की जब मैं बात करूंगा तो स्क्यूबा डाइवर्स क्या करते हैं, तो आपको पता है वाटर में जाते हैं, सी में जाते हैं अंदर, तो वाटर का प्रेशर बढ़ता है, तो उनके जो सिलेंडर में गैस होता है वो उनके ब्लड में ज्यादा डिजोल्व होने लगा, ज्यादा डिजोल्व होने लगा। और जब ऊपर आते थे तो रैपिडली वो गैस जो डिजोल्व हुआ था तो बाहर निकलता है। बाहर निकलने की वजह से उनके अंदर बेंड्स क्रिएट हो जाते थे, बबल्स क्रिएट हो जाते थे और बहुत ज्यादा पेन होता था। तो देखो मैंने लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड इंक्रीजेज विद इंक्रीज प्रेशर। प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, वाटर का भार तो बढ़ रहा है ना, तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है। इट मे काज बेंड्स विच आर डेंजरस फॉर लाइफ। क्या होता है, डेंजरस फॉर लाइफ। अवॉइड टू दिस स्क्यूबा डाइवर्स यूज कंप्रेस्ड एयर। तब स्क्यूबा डाइवर ने क्या कर किए, सब कंप्रेस्ड एयर यूज करना शुरू किए, जिसमें हीलियम, उसके बाद नाइट्रोजन और O2 सबका कुछ एक फिक्स रेशियो लेकर डाइल्यूट किया गया, जिससे कितना भी वाटर का प्रेशर अगर पड़े सॉल्युबिलिटी नॉर्मल रहे, बहुत ज्यादा सॉल्युबल ना हो, नहीं तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होने के मतलब फिर बाहर आएंगे और रैपिड रिलीज होगा तो एयर बबल्स बनेंगे, और बबल्स बनने की वजह से फिर बैंड क्रिएट होगा। बैंड जो क्रिएट होगा वो क्या होता है, डेंजरस होता है लाइफ के लिए। एक और है लास्ट, ये बात करते हैं माउंटेन क्लिम्बर की। माउंटेन क्लिम्बर की अगर हम बात करें तो माउंटेन क्लिम्बर की अगर हम बात करते हैं तो जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। माउंटेन क्लिम्बर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। क्यों कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, रीजन ये होता है अगर माउंटेन क्लिम्बर ऊपर जा रहा है तो ऊपर प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, ऊपर प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होगा। ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होगा, इसका मतलब थिंकिंग एबिलिटी भी कम हो जाएगी। एनॉक्सिया काज करेगा, एनॉक्सिया इट में काज, एनॉक्सिया इट में काज एनॉक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड। क्यों, क्योंकि प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने का मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो एनॉक्सिया काज कर जाएगा। एनॉक्सिया काज करने का मतलब, एनॉक्सिया का मतलब थिंकिंग एबिलिटी भी आपका कम हो जाता है। तो एक बार इस थियरी को देखते हैं। माउंटेन क्लिम्बर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर डिक्रीजेस। हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर डिक्रीज होगा, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड आल्सो डिक्रीजेज, इट मे काज एनॉक्सिया। और एनॉक्सिया आप याद रखिएगा, थिंकिंग एबिलिटी क्या, कम हो जाना, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाना, वही हमारा एनॉक्सिया होता है। तो ये था आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक था वो सॉल्युबिलिटी था। सॉल्युबिलिटी खत्म हो गया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। ये देख लीजिए, ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में।